अच्छा, तो आज हम जिस शख्सियत की बात करने वाले हैं उसका नाम सुनते ही दिमाग में नुकीले दांत, चमगादड़ और अंधेरी रातें आ जाती हैं। ड्रैकुला। हाँ, ड्रैक्युला। लेकिन वैम्पायर वाली कहानियों को आज के लिए भूल जाते हैं। हम उस असली इंसान की बात करेंगे, व्लाद तृतीय। वाह। एक राजकुमार जिसकी पूरी जिंदगी मतलब अंधेरे, धर्म और एक बहुत ही मुश्किल बचपन के इर्द गिर्द घूमती है। बिल्कुल। आज जिन स्रोतों पर हम नजर डाल रहे हैं वो हमें उस कहानी तक ले जाते हैं कि कैसे एक राजकुमार व्लाद द इम्पेलर बन गया। हमारी आज की पड़ताल का मिशन ये समझना है कि सुल्तान के यहाँ कैदी बनकर गुजरे उसके बचपन ने उसे कैसे तोड़ा और कैसे गढ़ा, और कैसे उसने एक विशाल साम्राज्य से वो लगभग नामुमकिन लड़ाई लड़ी। हाँ, और कैसे उसने अपने सबसे खौफनाक कामों को एक पवित्र युद्ध का चोला पहना दिया। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें दिखाती है कि इतिहास में हीरो और विलन के बीच की लकीर कितनी धुंधली हो सकती है। तो शुरू करें? हाँ, चलिए शुरू से शुरू करते हैं। 15वीं सदी का वेलेखिया। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये जगह दुनिया के सबसे खतरनाक चौराहों में से एक थी। एक तरफ हंगरी का साम्राज्य, दूसरी तरफ वो विशाल ऑटोमन साम्राज्य, और आसपास ट्रांसिल्वेनिया जैसे पड़ोसी जो कभी दोस्त थे कभी दुश्मन। बिल्कुल, ये तो ऐसा है जैसे आप एक छोटे से घर में रह रहे हो और आपके दोनों तरफ दो बड़े बड़े गैंग्स के अड्डे हों। सही कहा। देखिए, वलेकिया की राजनीतिक स्थिति को समझना बहुत जरूरी है। ये एक वसाल स्टेट था। मतलब कहने को तो ये आजाद था, इसका अपना शासक होता था जिसे विवोड कहते थे। अच्छा। लेकिन असल में ये ताकतवर ऑटोमन साम्राज्य के अंगूठे के नीचे था। उन्हें टैक्स भी देना पड़ता था और उनकी विदेश नीति भी वो भी काफी हद तक ऑटोमनी तय करते थे। तो यहाँ शासक होना कोई फूलों का ताज नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ शासक होना हर रोज ये पक्का करने जैसा था कि आपका सिर आपके धड़ से जुड़ा रहे। और इसी खतरनाक माहौल में व्लाद की कहानी में एक भयानक मोड़ आता है जी। जब वो बच्चा ही था, उसे और उसके छोटे भाई राडू को ऑटोमन सुल्तान के पास बंधक बनाकर भेज दिया गया। उसकी उम्र उस वक्त महज 11 साल के आसपास थी। सोचिए जरा, सिर्फ 11 साल। ये कोई मेहमान नवाजी तो नहीं थी, है ना? मेहमान नवाजी बिल्कुल नहीं। वो राजनीतिक बीमा पॉलिसी थे। बीमा पॉलिसी? हाँ, सुल्तान ने व्लाद के पिता को साफ संदेश किया था, तुम्हारे बेटे मेरे पास हैं, जब तक तुम वफादार रहोगे ये सुरक्षित रहेंगे। अगर तुमने कोई गड़बड़ की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये तो सोचकर ही डर लगता है उस 11 साल के बच्चे पर क्या गुजरी होगी। बिल्कुल, जिसे पता है कि उसकी जान उसके पिता की वफादारी पर टिकी है। तो इन सालों में जब वो बंधक था, उसके साथ क्या हुआ? उसे किसी कालकोठरी में बंद कर दिया गया था? नहीं, और यही बात इसे और ज्यादा जटिल बनाती है। उसे कैद तो किया गया, लेकिन साथ ही एक तरह की शिक्षा भी दी गई। शिक्षा? कैसी शिक्षा? उसे तुर्की भाषा सिखाई गई, ऑटोमन दरबार के तौर तरीके, उनकी सैन्य रणनीति और शासन करने की कला भी सिखाई गई। ये तो दुनिया का सबसे भयानक स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम लगता है। हाँ, कह सकते हैं। वो अपने दुश्मन को अंदर से समझ रहा था, लेकिन सूत्रों से ये भी पता चलता है कि उसका स्वभाव शुरू से ही विद्रोही था। वो आसानी से झुकने वालों में से नहीं था। अच्छा जी, जिसके लिए उसे अक्सर सजा भी मिलती थी। मुझे स्रोतों में एक बात बड़ी अजीब लगी। बाद की कुछ तस्वीरों में उसे तुर्की स्टाइल के कपड़ों और पगड़ी में दिखाया गया है। एक आदमी जो ऑटोमन से इतनी नफरत करता था, वो उनके जैसे कपड़े क्यों पहनेगा? ये तो बहुत विरोधाभासी है। ये एक बेहतरीन सवाल है, और ये उस अनुभव के गहरे मनोवैज्ञानिक असर को दिखाता है। वो सिर्फ उनकी भाषा और रणनीति नहीं सीख रहा था, वो सालों तक उनकी संस्कृति में डूबा रहा। तो ये एक तरह का स्टॉकहोम सिंड्रोम था शायद, या शायद एक सर्वाइवल मैकेनिज्म, या ये भी हो सकता है कि वो दुश्मन को इतना करीब से जान गया था कि उसकी कुछ आदतें अनजाने में ही अपना ली थी। लेकिन एक बात साफ है, ये अनुभव एक भट्टी जैसा था जिसने उसे अंदर तक बदल दिया। उसने सीखा कि दुनिया में ताकत ही सब कुछ है, और डर, हाँ, डर अक्सर वफादारी या प्यार से कहीं ज्यादा असरदार हथियार होता है। जब वो वहां से निकला तो वो सिर्फ एक राजकुमार नहीं था, वो एक हथियार बन चुका था जिसे उसी दुश्मन ने तराशा था जिससे उसे लड़ना था। बिल्कुल। तो ये पूर्व बंधक जो अब तक दिमागी तौर पर एक हथियार बन चुका है, वापस आकर वेलेंकिया का शासक बनता है। जी। लेकिन जैसा हमने बात की, वेलेंकिया दो महाशक्तियों के बीच सैंडविच की तरफ फंसा हुआ था। दक्षिण में ओटोमन साम्राज्य और पश्चिम में हंगरी। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, जरा आंकड़े देखिए। सुल्तान महमद द्वितीय, ये वही है जिसने कॉन्स्टेंटिनोपल जीता था। हाँ, वही सुल्तान, इतिहास के सबसे महान विजेताओं में से एक। उसके पास 1.5 से 2 लाख सैनिकों की फौज थी, जेनेसरी जैसे दुनिया के सबसे खतरनाक सैनिक, और
और ऐसी विशाल तोपें थीं जो किसी भी किले की दीवारों को मिट्टी में मिला सकती थीं। बाप रे। और व्लाद के पास, उसके पास क्या था? मुश्किल से 7 से 10,000 सैनिक, बस। 7,000? ये डेविड बनाम गोलियत की लड़ाई थी। बस। यहाँ गोलियत अपने साथ पूरा लाव लश्कर और तोपखाना लेकर आया था। कोई भी इसे देखकर यही कहता कि व्लाद के पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन उसने हार नहीं मानी। इसी हताशा में उसने कुछ ऐसा किया जो इतिहास में दर्ज हो गया। 1462 का वो मशहूर रात्रि हमला, द नाइट अटैक। हाँ, कहानी कुछ यूं है कि सुल्तान महमूद द्वितीय खुद एक विशाल सेना लेकर विलेकिया में घुस आया था। कोई भी समझदार शासक शायद देश छोड़कर भाग जाता, पर व्लाद ने क्या किया? उसने कुछ ऐसा किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने अपनी छोटी सी सेना के कुछ चुनिंदा सैनिकों को साथ लिया, तुर्की लिबास पहना। अच्छा, मतलब भेस बदलकर। हाँ, और रात के अंधेरे में दुश्मन के कैंप में घुस गया। उसका मकसद किसी टुकड़ी पर हमला करना नहीं था। उसका सीधा निशाना सुल्तान महमद द्वितीय का खेमा था। वो सुल्तान को उसी के टेंट में मारना चाहता था। क्या सीधे सुल्तान को? जी, सीधे सुल्तान को। क्या वो कामयाब हुआ? नहीं, वो सुल्तान के टेंट को ढूंढ नहीं पाया और उसे वापस लौटना पड़ा। लेकिन सोचिए, इस दुस्साहस के बारे में ये कितना बड़ा मनोवैज्ञानिक दाव था। सही बात है। इस एक हमले ने ओटोमन सेना में खलबली मचा दी और पूरे यूरोप में व्लाद की एक निडर योद्धा की छवि बना दी। तो एक तरफ ये विशाल बाहरी दुश्मन, लेकिन घर के अंदर सब ठीक था? क्या उसके अपने लोग पूरी तरह उसके साथ थे? यही तो व्लाद की त्रासदी का दूसरा हिस्सा है। बाहर से ज्यादा बड़ा खतरा तो अंदर ही था। मतलब? वेलेकिया का जमींदार वर्ग, जिन्हें बोयार कहा जाता था, वो लगातार उसके खिलाफ साजिशें रचते रहते थे। वो वफादार होने की जगह बस ये देखते थे कि किस तरफ जाने से उनका ज्यादा फायदा होगा। एक मिनट, तो आप कह रहे हैं कि उसके अपने ही लोग उसके सबसे बड़े दुश्मन थे, ओटोमन से भी बड़े? कई मायनों में हाँ, क्योंकि ओटोमन का खतरा तो सामने से था, आप उसे देख सकते थे, उससे लड़ सकते थे। लेकिन बोयारों का खतरा वो पीठ में छुरा घोंकने जैसा था। वो क्या करते थे? वो गुप्त रूप से हंगरी या ओटोमन से हाथ मिला लेते थे। इसका मतलब था कि व्लाद को हमेशा 2 मोर्चों पर लड़ना पड़ता था, एक देश के बाहर और एक अपने ही महल के अंदर। और शायद इसी दोहरे दबाव ने उसे उन तरीकों को अपनाने पर मजबूर किया जिनके लिए वो आज जाना जाता है। शूली पर चढ़ाना, इम्पेलमेंट। हाँ, जब हम ये सुनते हैं तो लगता है कि ये किसी पागल वहशी इंसान का काम होगा। क्या ये सिर्फ पागलपन था या इसके पीछे कोई मकसद था? मकसद तो था, और बहुत सोचा समझा मकसद था। ये पागलपन नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक युद्ध था। इसे ऐसे समझिए, व्लाद जानता था कि वो मैदान में महमद की सेना को कभी नहीं हरा सकता। उसके पास ना तो उतने सैनिक थे, ना ही वैसे हथियार। तो उसने लड़ाई को युद्ध के मैदान से निकालकर दुश्मन के दिमाग में पहुंचा दिया। मतलब उसने आतंक को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। बिल्कुल। उसका उद्देश्य दुश्मन को मारने से ज्यादा उसे डराना था। उसका लक्ष्य था दुश्मन की हिम्मत को लड़ाई शुरू होने से पहले ही तोड़ देना। जब आप पारंपरिक युद्ध नहीं जीत सकते, तो आप ये पक्का करते हैं कि दुश्मन आपसे लड़ने के ख्याल से ही कांपने लगे। और इसका सबसे खौफनाक उदाहरण हमें तब देखने को मिलता है जब सुल्तान महमद खुद वेलेकिया की राजधानी टारगोविस्टे के पास पहुंचा। जी हाँ, शूलों का जंगल, स्रोतों में इसका जिक्र है। वो क्या था? जब सुल्तान और उसकी सेना शहर के बाहर पहुंची तो उनका स्वागत किसी सेना ने नहीं किया। उन्होंने देखा कि मीलों तक फैला एक मैदान है जिस पर करीब 20,000 शूल गड़े हुए हैं। 20,000? हाँ, और हर शूल पर एक तुर्की कैदी की लाश थी। हे भगवान! सोचिए उस दृश्य को, एक पूरा जंगल, लेकिन पेड़ों की जगह लाशें। कहा जाता है कि कॉन्स्टेंटिनोपल का विजेता महमद द्वितीय, जो अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता था, वो भी इस दृश्य को देखकर इतना स्तब्ध रह गया। मैं सोच सकती हूँ कि उसने कहा, मैं उस आदमी से देश नहीं छीन सकता जो अपनी प्रजा और अपने राज को बचाने के लिए ऐसे काम कर सकता है। और वो अपनी सेना लेकर पीछे हट गया। ये तो अविश्वसनीय है। उसने बिना लड़े ही दुनिया के सबसे ताकतवर सुल्तानों में से एक को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। हाँ, ये दुनिया का सबसे भयानक वापस जाओ का संदेश था। इसके अलावा भी उसने कुछ और रणनीतियां अपनाई थीं। जी बिल्कुल, जैसे झुलसी हुई धरती की नीति। जब ऑटोमन सेना आगे बढ़ती तो व्लाद अपने पीछे गांव के गांव, खेत के खेत जला देता, कुओं में जहर घोल देता, ताकि दुश्मन को खाने पीने के लिए कुछ न मिले। बिल्कुल। और साथ ही गुरिल्ला युद्ध, उसकी छोटी छोटी टुकड़ियां घात लगाकर हमला करती और फिर जंगलों में गायब हो जाती। ये सब एक हताश लेकिन बेहद चतुर शासक की चालें थीं।
कि कैसे इंसान के कदम थे जिसके पास खोने के लिए सब कुछ था और जीतने के लिए सिर्फ अपना अस्तित्व। लेकिन फिर भी ये सब सही कैसे हो सकता है? मतलब कोई अपने आप को आईने में कैसे देखता होगा ये सब करने के बाद? क्या उसने इसे किसी तरह सही ठहराने की कोशिश की? इतनी क्रूरता को कोई नैतिक रूप से जायज कैसे ठहरा सकता है? इस सवाल का जवाब उस दौर की सोच में छुपा है। 15वीं सदी में यूरोप के लिए ओटोमन साम्राज्य का विस्तार सिर्फ एक राजनीतिक खतरा नहीं था। तो क्या था? इसे इस्लाम और ईसाई धर्म के बीच एक निर्णायक अस्तित्व की लड़ाई के तौर पर देखा जा रहा था। ये एक पवित्र युद्ध था, एक धर्म युद्ध। तो मतलब माहौल ही ऐसा था कि ओटोमन के खिलाफ लड़ने वाला कोई भी व्यक्ति अपने आप हीरो बन जाता था। हाँ, उसे स्वतः ही ईसाई धर्म का रक्षक मान लिया जाता था। ये एक ऐसा नैतिक कवच था जिसके पीछे आप कुछ भी कर सकते थे। और व्लाद ने इसका फायदा उठाया? पूरा फायदा उठाया। वो एक शानदार रणनीतिकार था, सिर्फ जंग के मैदान में ही नहीं बल्कि राजनीति में भी। उसने कैसे किया ये? उसने अपनी लड़ाई को सिर्फ वेलेकिया की आजादी की लड़ाई के तौर पर पेश नहीं किया, उसने इसे एक बड़े ईसाई धर्म युद्ध का हिस्सा बना दिया। अच्छा। उसने यूरोप के बाकी राजाओं और पोप को ये संदेश दिया कि मैं यहाँ सिर्फ अपनी जमीन के लिए नहीं लड़ रहा, मैं तुम सब के लिए, पूरे ईसाई धर्म के लिए तुर्कों को रोक रहा हूँ। तो अचानक से एक छोटे से बाल्कन राजकुमार की लड़ाई नहीं रही। नहीं, ये अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई का एक मोर्चा बन गई। और इस मार्केटिंग का फायदा भी हुआ होगा। बहुत ज्यादा। इसी वजह से उसे पश्चिमी ताकतों, खासकर हंगरी और पोप से आर्थिक और थोड़ी बहुत सैन्य मदद मिली। उसने अपनी इस छवि को और मजबूत करने के लिए भी कुछ किया होगा। जी हाँ, उसने बहुत सोचा समझे कदम उठाए। उसने मठों और चर्चों को बहुत दान दिया। उसने वेलेकियन ऑर्थोडॉक्स चर्च को कॉन्स्टेंटिनोपल के प्रभाव से ज्यादा आजादी दिलाने में मदद की। इन सब कामों से उसकी छवि एक धर्मिष्ठ, ईश्वर से डरने वाले नेता की बनी। ये तो कमाल की बात है। एक तरफ वो लोगों के जंगल बना रहा है और दूसरी तरफ चर्च बनवा रहा है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि उस वक्त के पोप पायस द्वितीय, जो ओटोमन के खिलाफ एक नया धर्म युद्ध शुरू करना चाहते थे, उन्होंने व्लाद की तारीफ की। तारीफ की? हाँ, उन्होंने व्लाद को एथलेटा क्रिस्टी का खिताब दिया, जिसका मतलब मसीह का चैंपियन। मसीह का चैंपियन। व्लाद द इम्पेलर को ये दिखाता है कि उस वक्त के लिए मकसद इतना बड़ा था कि तरीकों पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। बिल्कुल, जब आप ईश्वर का काम कर रहे हो तो शायद आपके भयानक तरीकों को भी नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत को समेटें तो एक तस्वीर उभरती है जो ड्रैकुला की कहानियों से बहुत अलग है। व्लाद द इम्पेलर सिर्फ कोई खून का प्यासा राक्षस नहीं था। नहीं, वो अपने समय और अपने हालात की एक बहुत ही जटिल और शायद दुखद उपज था, गिरा हुआ था। और वो एक ऐसा इंसान था जिसने जिंदा रहने के लिए और अपने देश को बचाने के लिए आतंक को अपना सबसे बड़ा सहयोगी बना लिया। ये वाकई एक बहुत ही जटिल विरासत है और ये हमारे लिए एक गहरा सवाल छोड़ जाती है। व्लाद की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि जब किसी देश या किसी इंसान का अस्तित्व ही दांव पर लगा हो तो नैतिकता की सीमाएं कितनी धुंधली हो सकती हैं। सही बात है। क्या हद से ज्यादा दबाव और निराशा किसी नेता को ऐसे नैतिक समझौते करने पर मजबूर कर सकती हैं जिन्हें हम अपनी सुरक्षित दुनिया में बैठकर कभी समझ ही नहीं सकते? ये हमें इस असहज सच का सामना करने पर मजबूर करता है कि नायक और खलनायक के बीच की लकीर अक्सर इतिहास के सबसे अंधकारमय पन्नों में ही खींची जाती है।